नमस्कार प्यारे बच्चों, मैथ्स विद पीके में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, राजस्थान बोर्ड आरबीसी बोर्ड क्लास 12 की मैथ्स हमारी चल रही थी। चैप्टर 5 की थ्योरी का पार्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। तो यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 2 और थ्योरी हो जाएगी इस चैप्टर की कंप्लीट। उसके बाद में एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कीजिए सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इस वीडियो में आपको पता ही है 3 नंबर का ये वीडियो है, ध्यान रखें, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो हमने छोड़ दिया था ये 5 मिनट तो हमने क्लियर कर लिए थे और ये छठा और सातवां ये क्लियर कर लेते हैं। इसमें सातवां जो यहाँ से क्वेश्चन आता है रेखिक समीकरण निकाय का हल, ठीक है जी। और यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, सारणिकों के अनुप्रयोग से भी, इनको जाने नहीं देना, ऐसे छोड़ मत देना, ठीक है ना। तो करें स्टार्ट यहाँ पर सारणिकों के अनुप्रयोग। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, सारणिकों के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स में सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल। उसको हम सारणी के रूप में कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल को। तो देखिए, जिसे आप लोगों ने क्लास 10th में देखा होगा निर्देशांक ज्यामिति के अंदर कि आपके पास में कोई त्रिभुज है ABC और उसके जो पॉइंट्स हैं, शीर्ष हैं, वो आपके पास में है A है, x1 y1 कोऑर्डिनेट के रूप में है, निर्देशांक ज्यामिति है तो, और B x2 y2 C x3 y3। तो वहाँ पर आप लोगों ने फॉर्मूला देखा होगा त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था वो, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 1/2 x1, इस तरह से आप लोगों ने लिखा होगा, x2 x3, फिर यहाँ पर लिखा होगा y2 माइनस y3, फिर यहाँ पर y3 y2 है तो आगे, यहाँ पर 2 है तो आगे y3 माइनस y1, यहाँ पर 3 है तो 3 के आगे 1 आएगा तो y1 माइनस y2 और बीच में इनके प्लस। तो ये वो फॉर्मूला आप लोगों ने देखा होगा। और ये फॉर्मूला कैसे आया, कई बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि ये कैसे आया ना, तो उसका प्रूफ मैंने दिया हुआ है, ऊपर आई के निशान पे वीडियो आप लोगों को मिलेगा, ज़रूर देखना। तो अब देखिए, ये जो फॉर्मूला है बस हमें इसी को सारणिक के रूप में लिखना है। और कैसे लिखेंगे, देखिए इस 1/2 को एक बार भूल जाइए आप लोग, अंदर की जो वैल्यू है वो देखिए x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। देखिए x1 x2 x3 इन तीनों को देखिए, ये तीनों ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी सारणिक जो है उसका कोई स्तंभ हो या कोई पंक्ति हो ना। तो हम ऐसी सारणिक बनाएंगे कि उसका जो एक्सपेंशन है वो ये हो। अब वो सारणिक क्या होगी, देखिए x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। इस सारणी को एक्सपेंड कीजिए ज़रा, इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करके देखिए। सबसे यहाँ पर एक्सपेंड करना है हमें जो फर्स्ट कॉलम है उसको लेके, क्योंकि यहाँ पर देखिए x1 x2 x3 है ना, तो मैंने लिखा x1 x2 x3, लेकिन यहाँ पर तो तीनों में प्लस है, हमें पता है कि एक्सपेंड करेंगे तो प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, यही आएगा ना। अब देखिए x1 की हम लिखेंगे उपसारणिक, वो क्या होगी, ये कॉलम गया, ये रो गई, y2 y3 1 1। x2 जो है हम उसकी माइनर लिखेंगे उपसारणिक, तो ये रो गई और ये कॉलम गया, तो y1 y3 1 1। x3 की बात करें तो ये रो गई और ये कॉलम गया, तो y1 y2 1 1। वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, क्या वैल्यू आएगी, देखिए इस सारणी के बराबर में, सारणी को मान लेते हैं हम कोई P सारणी का ना, या D मान लेते हैं, ठीक है ना, D। तो D बराबर यहाँ पर क्या आएगा, देखिए x1 और इस माइनर की हम वैल्यू देखेंगे तो y2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y2 माइनस y3 हो जाएगा ना, फिर माइनस और x2 और यहाँ पर ये होगा y1 इंटू 1 तो y1 माइनस y3, फिर प्लस यहाँ पर होगा x3 और y1 माइनस y2, ये वैल्यू आ रही है। लेकिन यहाँ पर माइनस आ रहा है, इस माइनस को कैसे हटाएंगे हम, देखिए अंदर जो वैल्यू है उसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, बाहर हट जाएगा, तो x1 y2 माइनस y3 और बाहर हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन अंदर क्या होगा, अंदर निशान हो जाएंगे चेंज, तो y3 प्लस का होगा, उसको मैं पहले लिख देता हूँ, y1 माइनस का हो जाएगा, ठीक है जी। और प्लस x3 y1 माइनस y2
यहाँ तक सब ठीक है। ये वैल्यू आ गई हमारे पास में, ये अंदर वाली वैल्यू, ठीक है जी। तो पुट कर देते हैं, यहाँ से पुट कर देते हैं। ये वाली जो वैल्यू है ये डी के बराबर है, डी यहाँ पर ये सारणिक है, तो इसके बराबर ये सारणिक हम पुट करेंगे। यहाँ नीचे मैं लिख देता हूँ डी की जगह वापस कि x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इसके बराबर ये वाली वैल्यू है ना, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसको मैं इक्वेशन नंबर मान लेता हूँ 2। तो पहली कौन सी होगी, ये होगी पहली। तो इक्वेशन 2 की वैल्यू मैं फर्स्ट में पुट करूँगा, तो ये जो वैल्यू है इसकी जगह मैं ये सारणिक पुट कर दूंगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। 1/2 तो बाहर है ही, 1/2 तो देखिए यहाँ पर बाहर है ही, और साथ में ये जो वैल्यू है इसका मान है वो सारणिक है। तो इसकी जगह मैं पुट कर दूंगा सारणिक x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये वो मान होगा। क्लियर है जी। और यहाँ पर हमेशा याद रखना, नोट लगा के लिख लीजिए कि आपको पता है कि एरिया जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। सारणी का मान यहाँ पर नेगेटिव आ सकता है ना, तो हम उसको पॉजिटिव बना लेंगे लास्ट में, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा धनात्मक होता है। अतः सारणी के मान का हम लास्ट में क्या लेंगे, मापांक लेंगे, पॉजिटिव है ना करना हमें। तो सारणी के मान का या सारणी का हम धनात्मक मान लेंगे, इस तरह से भी लिख सकते हो ना, सारणी के मान का धनात्मक मापांक या धनात्मक रूप लेंगे, ये यूँ लिख दीजिए, धनात्मक रूप लेंगे। ठीक है जी। अब देखिए हमारा दूसरा पॉइंट, 3 बिंदुओं के सरे के होने की शर्त क्या होगी। शर्त जैसे आपके पास में 3 बिंदु हैं, 3 बिंदु कौन से हैं, 3 पॉइंट्स। ए आपके पास में है x1 y1, बी आपके पास में x2 y2, सी आपके पास में है x3 y3। और अगर ये सहरेखीय होंगे यानी कि एक ही रेखा के ऊपर होंगे, जैसे ये रेखा है सीधी और ये आपके पास में वो 3 पॉइंट हैं ए बी सी, तो सहरेखीय होंगे तो हमें पता है कि हम इन तीनों से त्रिभुज नहीं बना सकते। इसका मतलब ये होगा कि इनसे बनने वाला जो त्रिभुज होगा उसका एरिया क्या होगा, 0 होगा। और जैसे ये सहरेखीय नहीं होंगे, थोड़े से भी अगर जैसे ये लाइन जा रही है, ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर और सी यहाँ पर आ गया मान लीजिए, तो यहाँ इनसे त्रिभुज बन जाएगा ना, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का आपको पता ही है, तो उसको हम क्या करेंगे, 0 के बराबर। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो त्रिभुज होगा, ये त्रिभुज हो गया, उसका एरिया है ना, वो क्या होगा 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, यही था वो एरिया। तो इसका मान क्या होगा, 0। ठीक है जी। तो 3 बिंदु ए बी सी सहरेखीय हैं, सहरेखीय हैं, तो इनके त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। ठीक है जी, त्रिभुज बनेगा ही नहीं, क्षेत्रफल 0 होगा। तो यहाँ पर हमने कर दिया। अब 1/2 जो है उसको हम 0 में शामिल कर देंगे। 0 में शामिल करेंगे तो हमारे पास में क्या शर्त बनेगी, देखिए x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इज इक्वल टू 0। तो ये वो शर्त होगी जब भी हमसे पूछेगा क्वेश्चन में कि 3 बिंदु देगा और आपसे कहेगा कि ये सहरेखीय हैं या नहीं, या फिर ये आपके पास में ए बी सी 3 पॉइंट देगा, इनमें से किसी एक की वैल्यू नहीं देगा और पूछेगा कि ये सहरेखीय है तो वैल्यू बताइए ना। इस तरह से 2 प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे जो हम देखेंगे एग्जाम्पल्स में। यहाँ तक सब ठीक है, ये वो शर्त है जो आप लोगों को याद रखनी है। अब देखिए हमारा तीसरा पॉइंट, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स का। 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। हमें ऐसी रेखा का समीकरण डिटरमिनेंट के रूप में लिखना है जो 2 बिंदुओं से गुजर रही है। वो 2 बिंदु मान लेते हैं, माना वो 2 बिंदु हमारे पास में हैं क्या,
ए और उसके कोऑर्डिनेट है x1 y1। दूसरा बिंदु है आपके पास में x2 y2 b। ठीक है जी। अब देखिए ये ए है, ये बी है और इनसे एक रेखा गुजर रही है जी। ठीक है ना, ये ए हो गया, ये बी हो गया, रेखा एल गुजर रही है। हम जब भी रेखा का समीकरण देखते हैं तो आपको पता होगा वहाँ पर एक्स और वाई ज़रूर होता है ना, बिना एक्स वाई के तो काम होता नहीं है। और ये एक्स वाई कहाँ से आते हैं? ये एक वेरिएबल पॉइंट होता है इस लाइन के ऊपर जो कहीं भी हो सकता है, किसी भी जगह पे, है ना। वेरिएबल मतलब चर बिंदु, वो कहीं भी आ जा सकता है, बस वो लाइन पर होगा, लाइन से इधर उधर नहीं होगा ना। तो उस बिंदु की ये निर्देशांक होते हैं एक्स वाई। और वो बिंदु हमने यहाँ पर P मान लिया, तो माना कोई बिंदु P एक्स वाई ए बी से गुजरने वाली रेखा पर है। ठीक है ना, रेखा पर है। अब देखिए ये रेखा पर है तो 3 पॉइंट आपके पास में, 3 बिंदु आपके पास में हो चुके हैं, एक ही रेखा पर हैं, सरेखीय हैं। और सरेखीय होने की जो शर्त होगी इन तीनों बिंदुओं के लिए, वही रेखा का समीकरण होगी। तो रेखा का समीकरण यहाँ पर क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी? हमने देखा x1 x2 x3 इस तरह से देखा था ना, सरेखीय होने की शर्त x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल्स टू 0, यही देखा था। यहाँ पर x1 y1 की जगह हम p के जो कोऑर्डिनेट है वो ले लेंगे, तो x y1 और बाकी ये दोनों हैं x1 y1 1 x2 y2 1। यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप ये जो मैंने x1 y1 1 जो है वो सेकेंड रो में लिखा है, इसको आप फर्स्ट रो में भी लिख सकते हो, लेकिन हम रेखा का समीकरण निकाल रहे हैं तो जो चर बिंदु है उसके कोऑर्डिनेट हम फर्स्ट रो में ही लेंगे ना, तो अच्छा लगेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? देखिए बता देता हूँ मैं। देखिए जैसे मान लीजिए मैं इसको ऊपर लेके आता हूँ, तो मैं इंटरचेंज करूँगा ना, x1 y1 1 सेकेंड रो को फर्स्ट रो में लेकर आ रहा हूँ और फर्स्ट रो जो वो सेकेंड रो में आ जाएगी, है ना। इंटरचेंज हो गया। इंटरचेंज करते हैं तो आपको पता है माइनस में वैल्यू हो जाती है डिटर्मिनेंट की। अब इक्वल में क्या है? इक्वल में है 0। इक्वल में जब तक 0 है तब तक कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि ये माइनस 0 में शामिल हो जाएगा। हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 में तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, इधर ये वापस प्लस हो जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। किसी भी तरह से लिख दीजिए, लेकिन ये ही लिखने का बेस्ट तरीका होगा।